मंच पर असीर मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी और मेरे समक्ष बैठी हुई जसरोटा विधानसभा क्षेत्र की पूजनीय जनता, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। किस जो हमने जो प्रोग्राम आज जो सम्मेलन फिक्स किया, ये बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे किया गया और इस शॉर्ट नोटिस पे आपने जिस तरीके का यहाँ अपनी हाजिरी लाई है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमने जो जन अधिकार यात्रा चलाई थी, जन अधिकार यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है कि जन अधिकार यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी हम नौजवानों को। जन अधिकार यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने देखा महाराजा हरि सिंह जो हमारी रियासत के आखिरी वंशज थे, उनकी रियासत नहीं रही। उनकी रियासत के वसीले आज सड़कों पर मजलूम घूम रहे हैं। उनकी रियासत की जॉब्स की प्रोटेक्शन नहीं रही। उनकी रियासत के अंदर नौकरियों की कोई हिफाजत नहीं रही, जमीनों की कोई हिफाजत नहीं रही। उनकी रियासत के बाशिंदे आज खुद को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। मसला ये है कि हमारी जो पार्टिसिपेशन थी, मैं सबसे पहले मैं नौजवान होने के नाते मैं नौजवानों का दर्द भली बात समझता हूँ और नौजवानों का सबसे बड़ा जो दर्द है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी आज के दौर में, आज की डेट के अंदर जम्मू कश्मीर में सबसे पीक पर है, सबसे टॉप पर है। जम्मू कश्मीर का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। आज पीएचडी करके हमारे नौजवानों ने पीएचडी करके 3.5 लाख नौजवानों ने खुद को रजिस्टर कराया है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक रियासत जिसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ मात्र 1.5 करोड़ है और वहां के 3.5 लाख पीएचडी होल्डर आज बेरोजगार हैं और बाकी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी संख्या कितनी होगी यह अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। इन चीजों को समझते हुए हमने देखा कि बेरोजगारी के कारण जो बाकी जो चीजें फैल रही है, हमारे नौजवान नशे की लत में जा रहा है, चिट्टे की लत में जा रहा है। चाहे क्रॉस बार हो, किसी भी तरीके का चिट्टा हो, किसी का कोई अंकुश नहीं है। पुलिस विफल है चिट्टे को रोकने में। आए दिन हम अपने नौजवानों की लाशें देख रहे हैं। तो इन बातों में हमारी कब तक चुप्पी रहेगी? सवाल ये है कि युवा बेरोजगार घूमेगा और यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे नौजवानों की हिस्सेदारी बाहर के लोग आके खा जाएंगे। तो ये हमारे साथ अन्याय है और इस अन्याय के साथ हमने आवाज बुलंद करनी है। ये अन्याय हमारे नौजवानों के साथ है, ये अन्याय हमारी रियासत के बाशिंदों के साथ है, ये अन्याय हर परिवार के साथ है जिसने अपने बच्चे सरकारी नौकरी खत्म करने की कगार पर है और जो निकलती है वो नौकरी वो भी किसी न किसी स्कैम के अंडर चली जाती है। और जब बात आती है नौजवानों की हिस्सेदारी की इंडस्ट्रीज के अंदर, तो 80% हम देखते हैं कि बाहर के लोगों का कब्जा है इंडस्ट्री में और इस तरीके से हमारे इलाकों की तबाही करके कंट्री को इन्होंने पूरा बर्बाद किया। शुरू हो जाइए हटली से लेकर, हटली के अंदर इंडस्ट्री लगाई इन्होंने, लगेट के अंदर इंडस्ट्री लगाई, बरवाल में इन्होंने लैंड डिसाइड कर रखी है। हम फिर उसके लिए हमने एजुकेशन की, इन्होंने घाटी के अंदर इंडस्ट्री लगाई, उच्च के 5 इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले 1200 कनाल लैंड है जो वो 3 गांव में इन्होंने फिक्स कर ली है और हमारे हरे भरे इलाके को, हमारे खूबसूरत इलाके को इन्होंने बर्बाद करने की जो ठान रखी है उसके विरोध में है हम। और हम देखते हैं कोई नहीं बोलता। सत्ता पक्ष के, सत्ता विपक्ष के दोनों लोग हैं
लेकिन दोनों में से कोई हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए विफल है। जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो हम पर साजिशें की जाती है, कभी पुलिस भेजी जाती है, कभी रेड की जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ किया जाता है। लेकिन हम डरने वाले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमें प्यार है अपने लोगों से, हमें प्यार है अपने इलाके से, हमें प्यार है अपने कुदरत से। पिछले दिनों में एक कार्यक्रम देख रहा था, यही कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में था एक पेड़ मां के नाम। हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर भी हैं, वो कह रहे थे एक पेड़ मां के नाम लगाइए। तो अच्छी बात है, एक पेड़ मां के नाम होना चाहिए, लेकिन जो 100-100 साल पुराने पेड़ों को यहाँ काटा जा रहा है वो किस मां के है? सवाल ये है कि आपने हर तरीके से हमारे इलाके को बेचा। इंडस्ट्रीज के तौर पर आज बड़े बड़े लीडर आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पैसा देके, जो कि लैंड ग्रैबर है, जिन्होंने जमीनें हड़पी हैं हमारे लोगों की, जिन्होंने हमारे गरीबों की जमीनों पर डाके डाले हैं, वो आज टिकटें मांग रहे हैं और करोड़ों रुपया लेके जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो क्या ऐसे लोग चाहिए हमें? क्या ऐसे लोगों की हमें जरूरत है कि जो हमारा सौदा करे, जो हमारे इलाके का सौदा करे, हमारे नौजवानों का सौदा करे? क्या ऐसे लोगों की जरूरत है हमें? मैं आपसे पूछूंगा, क्या ऐसे लोगों की जरूरत है हमें? क्या ऐसे लोगों की जरूरत है हमें? हमें कौन चाहिए कि जो हमारी बात करे, जो नौजवानों की बात करे, जो हमारे इलाके की बात करे? मुद्दे बहुत हैं। हम अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम लोगों को जूझना पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों की फीसें आसमान छू रही है, बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो रहा है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार सरकारी स्कूलों को भी बंद कर रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को इसलिए बंद करना चाहती है कि हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाएं, बड़े बड़े स्कूल खोले जाएं जिनकी फीसें हजारों में हो और जवाब देने में विफल हो। ऐसे काम सरकार द्वारा, ऐसी पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई जा रही है। और हमारी कोशिश है कि इस तरीके की जो जितनी भी समस्याएं हैं उन पे हमने आवाज बुलंद करनी है। हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी डिस्पेंसरीज है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। वहाँ बंदर नाचते हैं, वहाँ बंदरों का डेरा लगा हुआ है, हमारी जमीनें बंदर खा रहे हैं। कहाँ है डॉक्टर्स? कहाँ है डॉक्टर्स? ये सवाल आपको पूछना होगा उन हुक्मरानों से, उन नेताओं से जिन्होंने 75 साल सत्ता की मलाई खाई है, और कुछ वो भी हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में खाई है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल पहले भी खाई है। सवाल ये है। और दूसरा आप देख रहे हैं बिजली, प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट करने की सरकार ने कोशिश जारी रखी है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बिजली की प्रोडक्शन होती है, लेकिन हमारे स्टेट की बिजली बाहर बेची जाती है और हमारे अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, वही मिसाल है हमारे यहाँ कि चिराग है, बिजली की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर की है, लेकिन बाहर बेची जा रही है, और जम्मू कश्मीर की जो लोगों को बिजली मिल रही है वो दोगुने और तिगुने दाम पर मिल रही है। क्या इस अन्याय के खिलाफ हमें आवाज नहीं उठानी है? उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? क्या बिजली के बिल कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या स्कूलों की फीसें कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या प्राइवेट स्कूलों को पूछने वाला कोई नहीं है? पिछले दिनों मैनिफेस्टो कमेटी आई थी और यहाँ की प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन आ गई थी कि हमें ये दिक्कतें हैं, हमें ये दिक्कतें हैं, लेकिन पेरेंट्स की दिक्कत कौन समझेगा? आम लोगों की दिक्कत कौन समझेगा? जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाना है उसकी दिक्कत को कौन समझेगा? ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग सुनते हैं तो उद्योगपतियों की सुनते हैं, ये लोग समझते हैं तो उद्योगपतियों की समझते हैं। इनको आपकी और हमारी समझ नहीं आती। हमारे मातृशक्ति यहाँ कठेरा से, कुमरी से बैठे हुए हैं। पिछले दिनों इनके साथ दौरा करने गया था, बड़ा अफसोस हुआ कि 75 साल हो गए हैं लेकिन इनको आज तक सड़क नहीं मिल पाई।
इनके बच्चे 10-10 दिन स्कूल में नहीं जा पाते, क्योंकि जब खड्ड में पानी आता है इनके पास ना पुल है ना सड़क है, और जो गलियां हैं, और गलियां तो ऐसी लगती हैं जैसे मानो खड्ड सारी इनकी गलियों में आ रखी हो। ऐसा हाल है इस कंस्टिट्यूंसी का, ऐसा हाल है हमारे कंडी सेक्टर का, ऐसा हाल है हमारे अपने लोगों का, और लोगों की सुध लेने वाला हमने देखा कोई भी नहीं है। हर तरीके से हर व्यक्ति परेशान है। आज जिस तरीके से हमने जो जनाधिकार यात्रा जिन मुद्दों पे हमने शुरू की थी, उन मुद्दों पे हमने आम सहमति के लिए, क्योंकि हमारी सबसे बात हुई, सबने यही कहा कि आप चुनावी राजनीति में आपको उतरना होगा। जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सड़क का संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन चुनावी राजनीति में उतरना जरूरी है, क्योंकि असेंबली के अंदर हमारी आवाज रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने सोचा अपने लोगों को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए और एक आम सहमति बनाई जाए कि क्या हमें असेंबली में चुनावों में उतरना